जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव ग्रैंड मास्टर का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर जब भी पेपर होने वाला है इसमें कहीं ना कहीं आपको वर्णमाला देखने को मिल जाएगा। अभी प्रीवियस ईयर किसी भी का उठा लेंगे, आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेपर अभी हुआ था उसमें, चाहे यूपी पुलिस का होने वाला हो, चाहे इससे पहले भी यूपी पुलिस का जो रद्द हुआ है उसमें आप देखेंगे तो वर्णमाला से आया हुआ है। तो वर्णमाला सबसे बड़ा चैप्टर में ज़बरदस्त चैप्टर बन जाता है। आएंगे यहाँ पे वन शॉट में एकदम एक एक करके समझेंगे और कम समय में पूरा चैप्टर, ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। बात समझ आ गया? तो समय न गवाते हुए आते हैं अपना टॉपिक पे। लेकिन ये जान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में जो कंपटीशन वाले एग्जाम होने वाले हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले हैं, और इससे पहले जो एकेडमिक वाले भी हैं, तो एकेडमिक वाले जो छात्र हैं जो कि उनको भी ये देख लेंगे तो उनका काम आएगा। बात समझ आ गया? और CUT वाले अभी पेपर होने वाला है तो वो मुख्य रूप से यहाँ पे देखें, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है चैप्टर। बात समझ आ गया? तो शुरू करते हैं। आइए, वर्णमाला किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए वर्णमाला, अभी मैं आपको वर्ड के बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद वर्णमाला के बारे में समझाएंगे, ठीक है? देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ नोट करते जाइएगा, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। देखिए वर्ड के बारे में जानेंगे। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है, ठीक है, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एकदम बात समझ में आ गया? शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? वर्ड को कहते हैं, ठीक। वर्ड क्या है? एकदम जो शब्द निर्माण है। देखिए कोई भी शब्द आपको लिखना है, जैसे कमल लिखना है, तो आप पहले क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कमल, एक एक करके मिल रहा है, क्योंकि देखिए क में अ है, म में अ है, ल में अ है, तो एक एक वर्ड है ये, ठीक है। वर्ड आपस में मिल के ही क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं, तो इसीलिए इसे लघुत्तम इकाई माना जाता है। ये एकदम समझ में आ गया। अब आते हैं, देखिए यहीं पे अब तो भेद आपको पता है कि वर्ड के भेद दो होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। लेकिन इससे पहले जानने को वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला का जो थोड़ा डिफिनेशन आपको जानना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि वर्णमाला के बारे में बात करेंगे, तो वर्ण प्लस क्या होता है? माला हो गया। तो वर्ण प्लस माला हो गया। तो वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण तो पता है कि ध्वनि है, अक्षर है, ठीक है। ध्वनि, अक्षर, स्वनिम वर्ण को कहा जाता है। माला क्या है? माला एक एक करके गूंथ, देखिए जो माली अगर माला एक एक करके गूंथ के बनाता है तो क्या क्रम वाइज जो फूल है उसको लगाता जाता है, तो क्रम से निकल गया आपका। तो देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। एकदम ये अच्छे से नोट करते जाइएगा, एक एक लाइन में बताऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जो ये चैप्टर है ना पूरा खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में और कम समय में। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या कितना है? 33 है। ये याद रखिएगा, ठीक। लेकिन बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है, लेकिन अधिकतर जो माना जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 ही माना जाता है और व्यंजनों की संख्या 33 माना जाता है। कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिएगा और नोट करते रहिएगा एक एक लाइन। बात समझ आ गया? अब जानेंगे कि स्वर किसे कहेंगे, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए स्वर वह, देखिए स्वर क्या होता है ना कि स्वतंत्र होता है, ठीक है। बिना अवरोध के कारण, मतलब जो वायु है बिना अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है, या स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आ गया? स्वरों के भेद। देखिए स्वर के भेद आपके क्या है? तो स्वर के जो भेद है आपके 3 होते हैं। बात समझ में आ गया? और स्वर जो है उसमें बांटा गया है कि करके, देखिए 11 में जो हम मैं आपको बता दूं, तो 11 में जो भी हैं तो आपका क्या आ जाता है? अ आ जाता है, ठीक है। अ आता है, आ आता है, छोटी, बड़ी, छोटाऊँ, बड़ाऊँ, और री होता, री, ए, ओ और औ, ठीक है। इस यही मिलकर क्या हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं स्वर। बात समझ आ गया? ये बिना अवरोध के, जो इनका वायु बोलने उच्चारण करने पर जो वायु है बाहर निकलता है तो बिना रुकावट का बाहर निकलता है, ठीक है, इसे स्वर कहते हैं। एकदम याद कर जाइएगा एक एक लाइन, ठीक है। और स्वर के भेद के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्वर के जो भेद है आपके 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं? लघु, आपका लघु स्वर कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर का अगला नाम क्या है? लघु स्वर है, एक मात्रिक स्वर है, लिख लीजिएगा। लघु स्वर एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, संधि स्वर भी कहा जाता है और गुरु स्वर भी कहा जाता है, और 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। तो सबसे जो ह्रस्व स्वर है इसका सबसे आसान डिफिनेशन है, ठीक, एकदम आसान है।
जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बात समझेगा। ह्रस्व स्वर एक मात्रा का समय कैसे लगता है, यहाँ देखिए उसके जैसे अ हो गए, छोटी ई, ऊ और री। देखिए इसमें कोई और मिला नहीं है, एक एक मात्रा है, इसीलिए ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। और ये जो 4 दिख रहा है ना, इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मूल स्वर कभी भी पूछ दे तो आप इस चारों को याद रखिएगा, अ ई उ री, ये चारों मूल स्वर भी कहे जाते हैं। एक एक नोट करते रहिए। अब आइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण करते समय दो मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे दो मात्रा का समय कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका अ बना हुआ है ना, यहाँ अ बना हुआ है, तो ये मिल के बनता है अ और प्लस अ मिल के बनता है आ, याद रखिएगा। ठीक, ऊ जो आपको देख रहे हैं, तो छोटा ऊ और फिर छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ बनता है। तो एक मात्रा दो मात्रा मिल के दो मात्रा हो गया, एक मात्रा दो मात्रा हो गया। बात समझ आ गया। अब यहाँ पे ए बनने का जो यहाँ पे ए जो बनता है, ठीक है, तो उसको बताएंगे। और ई जो है, ई देख लीजिए, छोटी और छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाती है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या हो जाता है ना कि आपके जो मूल दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। 3 जो होते हैं मूल दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, और उसके बाद जो 4 हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं, जैसे देख लीजिए, स्वर से ही स्वर मिलके बनते हैं। ये क्या होता है, ए जो है आपका किससे निर्माण होता है, ए का अ और प्लस ई मिलता है तो आपका ए का निर्माण होता है। ठीक है, और अ प्लस का ए मिलता है तो अ बनते हैं। ठीक है ना, अ बनता है। उसके बाद आपको ओ बना तो अ और प्लस का ऊ मिलेगा तो ओ बनता है। ठीक, अ और प्लस का ओ बनता है, मिलेगा तो औ बनेगा। तो ये क्या होता है, स्वर से स्वर मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम संयुक्त स्वर पड़ा है। और एक चीज़ याद नोट करके रख लीजिएगा, एक नोट करके रखिएगा कि मूल दीर्घ स्वर को आपको सजातीय स्वर कहा जाता है और संयुक्त दीर्घ स्वर को आपको क्या कहा जाता है, विजातीय स्वर कहा जाता है। कैसे, देखिए, अगर आपको सजातीय स्वर का तो अ और प्लस का जब अ मिलता है तो अ बनता है, आ बनता है। तो जब आ बनेगा तो इसी को सजातीय स्वर, क्योंकि समान जाति से मिल रहे हैं तो अलग से निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए सजातीय स्वर कहा जाता है। विजातीय स्वर क्यों कहा जाता है, जब आपका अ और प्लस का ई मिल के बनेगा तो आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये एक अलग जाति है, एक अलग जाति है, तो इसीलिए विजातीय आपका स्वर कहा जाता है। अलग अलग जाति से मिलकर बनेगा तो विजातीय स्वर कहते हैं। एकदम याद कर लीजिए, रख लीजिएगा दिमाग में। और यहाँ पे अगर पूछेगा, संख्या में पूछेगा कि आपका ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो इसका कभी कहिएगा 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। दीर्घ स्वर की संख्या पूछेगा, ठीक है, तो दीर्घ स्वर की आपको जब भी संख्या पूछेगा तो आप 7 कहिएगा, 7 कहिएगा। 7 भी बढ़ जाता है, 7 किस में किससे बढ़ जाता है, एक तो 3 हो जाता है और एक कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 4 में जो आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, विजातीय हो जाते हैं, और 3 वाले जो होते हैं सजातीय होते हैं। अब सजातीय विजातीय तो हम आपको बता दिए हैं। ठीक, तो ये चीज़ एकदम कंठस्थ करके रह जाइए। ठीक, अब देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जो दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है, 3 गुना समय लगता है, जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में मतलब कि उदाहरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण हो गया ओम। ओम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बहुत देर तक बोलेंगे ओम। ठीक, चाहे ए सुनो, चाहे कहाँ जा रहे हो, देर तक बोलना है। किसी को बुलाना है, जैसे कि संबोधित करना है, तो ये देर तक होता है। किसी कोई दूर खड़ा उसको बुलाना है, सुनो बोलना है, तो देर तक बोलेंगे। तो जो साइलेंट बीच वाला होगा ना, तो एक बार में एक ही चीज़ को कई बार बोला जाता है, वही प्लुत स्वर हो जाता है। तो ये चीज़ एकदम अच्छे से याद करके रख जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आज बन जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक जाएगा, नोट में याद करिएगा, छोटी, बड़ी और री, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग वर्ड है, इसको याद नोट करके रख लीजिए। ये समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं प्रयत्न के आधार पे। ठीक है, प्रयत्न के आधार पे जीव प्रयत्न के आधार पे 3 भेद में बांटे गए हैं। यहाँ पे 3 प्रकार है इसका, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है प्रयत्न के आधार पे। और प्रयत्न के आधार पे आपका कौन कौन सा आ जाता है, तो यहाँ देख लीजिए। पहला आता है अग्रस्वर। अग्रस्वर माने आगे, मतलब आगे से उच्चारण। जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ का अगला, ठीक है, जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे
उठता है उसे क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। जब भी उच्चारण करेंगे तो जीभ का भाग जो है आगे ऊपर नीचे उठेगा तो क्या होगा, अग्रस्वर होगा। जैसे छोटी बड़ी ए और ए, याद रखिएगा, छोटी बड़ी ए और ए, ठीक, ये अग्रस्वर हो जाएंगे। अब हम पक्ष स्वर के बारे में जानेंगे। तो जिन स्वरों को उच्चारण में, ठीक है, जीभ का पिछला भाग समान स्थिति में उठता है, मतलब समान स्थिति में उठेगा, यह पश्चात स्वर कहे जाते हैं। ये जो भी है आपका पश्चात स्वर कहे जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ जाता है आपका, ओ आ जाएगा, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑफिस वाला जो अ होता है, ये वाला भी इसमें ही आ जाता है। तो ये चीज़ एकदम याद करके रखे रहिएगा, क्योंकि ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं प्रश्न बन के आपको मिल जाएगा। अब आते हैं पक्ष स्वर के बाद यहाँ पे अगला, अब आता है मध्य स्वर, ठीक है। मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य का मतलब होता है बीच से। जब हम उच्चारण करते हैं तो केंद्र से, मध्य से आपका जो जीभ का मध्य भाग है थोड़ा सा ऊपर नीचे उठता है तो वो मध्य स्वर होता है। मध्य स्वर में बस आपका याद रखिएगा कि क्या आता है, तो जो अ है वही मध्य स्वर से बोले जाते हैं, ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं अगला, मुख्य कृति के आधार पे आपका कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य कृति के आधार पे आपका 4 भागों में बांटा गया। पहला का है सम्मिश्र स्वर, ठीक है। सम्मिश्र स्वर वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है। जब बहुत कम खुलेगा तो आपका सम्मिश्र स्वर होगा। जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सब क्या है, सम्मिश्र स्वर है। अब आते हैं अर्ध सम्मिश्र स्वर में। अगला क्या है, दूसरा क्या है हम लोग का, अर्ध सम्मिश्र स्वर। वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है। जब समृद्ध की अपेक्षा अधिक खुलेगा तो आपका अर्ध सम्मिश्र स्वर हो जाता है, जिसमें क्या आता है, ए आते हैं और ओ आते हैं, ठीक है, ए आते हैं और ओ आते हैं। अब आते हैं अगला हमारा क्या है, विपरीत स्वर। विपरीत स्वर हम किसे कहते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विपरीत स्वर कहते हैं। पूरा खुलेगा तो विपरीत स्वर होगा। जैसे आ, इसमें क्या होता है, आ आता है, वो विपरीत स्वर है। अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। जैसे अ हो गया, ए हो गया और औ हो गया, ये क्या हो जाएगा, अर्ध विपरीत स्वर हो जाएंगे। ये एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला क्या है, अब अगला है हमारा ओठ कृति के आधार पे। पहला है हमारा वृत्तकार। वृत्तकार उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में ओठ की आकृति जो वृत्त के समान बन जाती है, उसे वृत्तकार कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपका ऊ आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा, ठीक। अब आता है अवृत्तकार में, जिनके उच्चारण में ओठ की आकृति अवृत्तकार होती है, ठीक है। जैसे मतलब थोड़ा सा मतलब कि एकदम ना के बराबर, ठीक। तो जिसमें ई हो जाएगा और बड़ी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएंगे। ये एकदम अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। उदासीन किसे कहते हैं, उदासीन, ये रखिएगा, उदासीन किसे कहते हैं, अ, ठीक है, स्वर के उच्चारण में ओठ उदासीन होता है। अ जो है उसके ओठ क्या उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अ होता है। जब भी उदासीन पूछेगा तो आप अ कहिएगा। और आ जो है स्वर अंग्रेजी के हिंदी में आए हैं, अंग्रेजी से क्या आए हैं, हिंदी में। आ जो है अंग्रेजी से क्या आए हैं, हिंदी में। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं व्यंजन के बारे में। अब जानेंगे व्यंजन के बारे में। देखिए, स्वरों की सहायता से जिन्हें बोले जाते हैं वो क्या है, व्यंजन है। जब हम स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे तो उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। बात समझाएगा, तब हम व्यंजन इनको कहेंगे। अब आते हैं यहाँ पे अगला हमारा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। उसमें आता है पहला आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहता है, स्पर्श का मतलब ही होता है छूना। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख में जीभ है, किसी न किसी भाग से स्पर्श करके वायु निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, जिनके उच्चारण में मुख के दो विभिन्न अंग, दोनों ओठ, नीचे के ओठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनके स्पर्श करती हुई बाहर आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पे देख लीजिएगा, प्रथम 4 ध्वनियाँ हैं यहाँ पे, ठीक, जैसे में देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे आगे है हमारा, आगे देखिए संघर्ष से है। संघर्ष किसे, संघर्ष का मतलब होता है कि आपका किसी कार्य को लगे रहना, संघर्ष है, किसी कार्य में लगे रहना, यही संघर्ष है।
हमारा अगला है संघर्ष, जिनके उच्चारण में मुख के दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, ठीक है, और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, तो वायु संघर्ष करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जब संघर्ष करके वायु निकलेगी तो संघर्ष व्यंजन होगा। जैसे क, ग, ज, फ, स, स, ये सब क्या है? संघर्ष, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इन्हें कहते हैं। आप एक एक करके यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। अब आते हैं नासिकीय। नासिकीय जो है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका मार्ग से बाहर निकलती, नाक से बाहर निकलेगी तो नासिका हो जाएगा। जैसे कि य हो गया आपका, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, ये सब क्या है? नासिका है। और इनको हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। पार्श्विक जो होता है, पार्श्विक किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख के मध्य दो अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरोध, ठीक, होने के बाद होता है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक में ल जो होता है आपका पार्श्विक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपको याद नहीं हुआ तो कहीं पासला, पासला मतलब ल का, ल क्या है? पार्श्विक। पासला मतलब ल है पार्श्विक। पास में लुंठित, लुंठित किसे कहेंगे? जिन, ठीक है, मतलब जिनके उच्चारण करने में जीभ बेलन की भांति, मतलब कि लपेट जाती है, बेलन की भांति हो जाती है, तो उसे लुंठित कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? र। र क्या है? एक लुंठित है। जैसे कि लार जो है, लार शब्द है, ल में आकर होता है ला और र, तो लार हो गया, तो ल से आपका लुंठित हो गया, और र जो है आपका क्या हो गया? लुंठित हो गया। ये याद करने का तरीका है, ठीक है, आपको ना याद हो तो। अगला हमारा क्या, अब जानेंगे उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से, ठीक है, पास आकर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। जैसे उच्छिष्ट व्यंजन आपका द जो है वो उच्छिष्ट व्यंजन में आ जाता है। द क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन में आ जाता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? ठीक है, अर्धस्वर है जिन, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का है, जो उसे अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। अर्धस्वर में आपका क्या आ जाता है? अर्धस्वर में आपका आ जाता है जो द होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है ना कि जो द है, ठीक, तो उस द जो है आपका उच्छिष्ट व्यंजन हो जाता है, और इसमें आपका य जो है, य और व, ये आपके आ जाते हैं किसमें? अर्धस्वर में। उच्छिष्ट क्या हो जाता है? द हो जाता है, लेकिन य और व होते हैं आपका अर्धस्वर में आ जाते हैं, ठीक, इनका हो गया। अब आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। देखिए पहला क्या है? स्वर है, ठीक है, फिर जिह्वा मूल्य है। तो यहाँ पे स्वर में देखेंगे यंत्रमुखी, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुखी से हो, ठीक है, जैसे हु जो है और स है, ये स्वर हो जाते हैं यंत्रमुखी में, ठीक। जिह्वा मूल्य के आधार पर जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है, उसे, जैसे क और ख जो है जिह्वा मूल कहलाते हैं। कंठ किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण, जिन व्यंजनों को उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ कहते हैं, ठीक है, कंठे कहते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, ठीक है, कोमल तालु को स्पर्श करता है, उसे कंठ। जितने क वर्ग के जितने भी हैं कंठ में आते हैं, क वर्ग के जितने भी कंठ में आते हैं। और जो ह है ना वो भी कंठ से बोला जाता है। याद रखिएगा, जो ह है वो किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। आगे है तालु। देखिए तालु में क्या है? जिन का उच्चारण करते समय नाक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु, ठीक है, स्पर्श होता है, उसे क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं, ठीक है, तालु से बोले जाते हैं। जैसे कि आपका तालु क्या होता है? च वर्ग के जितने भी हैं सब तालु से बोले जाते हैं। च वर्ग के, च वर्ग के क्या है? तालु से बोले जाते हैं। ये गलत है, यहाँ पे च होना चाहिए, ठीक है। च वर्ग वाले हैं तालु से बोला जाता है, और य और स जो है वो भी तालु से बोला जाता है। य और स किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। मूर्धा जो है, ठीक है, इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है, मतलब मूर्धा माने मुंह के अंदर जो है उसको स्पर्श करती है, तो उसे, जैसे ट वर्ग के हैं और स, मूर्धन्य स जो है और ट, ये क्या है? मूर्धन्य से बोले जाते हैं,
ठीक है। मूर्धनी स जो है और ट वर्ग के हैं तो मूर्धनी से बोले जाते हैं। अब आते हैं वश्य। जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वश्य या ऊपरी मसूड़े, ठीक है, स्पर्श करता है, उसे जिस क्या कहते हैं, वश्य कहते हैं। न और र और ल जो है वश्य हो जाते हैं। न और र ल वह क्या है, वश्य से बोले जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। अब आते हैं दंत से। दंत से क्या होता है, जो दांत से निकलते हैं बोलने पे वो दंत हो जाता है। जैसे ऊ जो है, ऊ है त वर्ग के है और स है, ये सब क्या है, दांती स जो है, और ऊ है त है, ये सब क्या है, दंत से बोले जाते हैं। दंत ओष्ठ क्या होता है, दंत ओष्ठ मैं यहाँ पे चार्ट लगा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, यहाँ पे देख लेंगे तो ठीक है। दंत ओष्ठ क्या है, दंत और ओष्ठ से बोला जाएगा तो उसे दंत ओष्ठ कहते हैं। दंत और ओष्ठ से निकलता है तो उसे दंत ओष्ठ कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ दांत को लगाकर मतलब एक साथ बोले जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, दंत ओष्ठ हो जाते हैं। व और फ जो है दंत ओष्ठ है, ठीक है। व और फ जो है क्या है, दंत ओष्ठ हो जाते हैं, बात समझे। और यहाँ पे ओष्ठ क्या है, ओष्ठ माने ओष्ठ से बोले जाते हैं। प वर्ग के जितने भी ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे अगला हमारा, देख लीजिए यहाँ पे स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर जब कंपन होता है तो देखिए घोष अघोष के बारे में यहाँ पे जानेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में, ठीक है, स्वर तंत्रियों एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन होता है। जब ज़्यादा कंपन होगा तो घोष होगा। घोष का मतलब उसे सघोष भी कहते हैं, घोष भी कहते हैं। अघोष उसे कहते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारे कंपन नहीं निकलता है, मुख से उच्चारण करते समय कंपन नहीं निकलता है तो उसे अघोष कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आएगा, घोष अघोष किसे कहते हैं। घोष अघोष अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। जैसे मान लीजिए कि हम बता देते हैं आपको कि एक एक चार्ट यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, साइड में चार्ट देख लीजिए। देखिए जो आपका घोष होता है, ठीक है, घोष होता है वो कि उसकी संख्या याद करके रखिएगा, ये 345, क्या याद करके रखेंगे, 345। और अघोष जो होता है उसको याद रखिएगा 12। ये समझा दूंगा मैं क्यों। देखिए क ख ग जो होता है, क से जो क ख शुरू होता है आपका, तो क वर्ग से होता है और उसके बाद किस, क वर्ग से शुरू होगा, उसके बाद खत्म किस पे, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब 5 हो गया, ठीक। और म पे ख़त्म हो जाता है और क से शुरू होता है तो 1 2 3 4, और ऐसे बीच में कर 1 2 3 4, ठीक। और 1 2 3, 1 2 3, तो ये काउंट करेंगे तो इधर से 5 और इधर से 5, तो 5 5 मिल के और क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन है उसको वर्गीय व्यंजन इसीलिए कहा जाता है। तो इसी के बारे में बात करें, 1 2 3 और 4, 5 गिना जाएगा, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 गिना जाएगा। तो यही चीज़ है, वही बताया हूँ कि इसका जो होता है याद करके ये चीज़ रख लीजिएगा कि जो आपका घोष का होता है वो 345 होता है और इसका 12 होता है, याद करके रख लीजिएगा। और उसमें क्या होता है ना कि आपका अघोष में क्या होता है कि जो स, तलाबी स, मूर्धनी स और डांटी स, इसमें उसमें व्यंजन वाले अघोष में आ जाते हैं। अगर उसमें व्यंजन में ह भी आता है लेकिन जो ह है ना वो चला जाता है, अपवाद हो जाता है, वो घोष में चला जाता है। और जो अ आ ई छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ जो है, जो भी स्वर है सब इसमें आ जाते हैं घोष में, ठीक है, सभी घोष में आपका आ जाते हैं और घोष में आपका ह भी ऐड हो जाता है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे श्वास प्राण के आधार पे। देखिए अल्प प्राण का मतलब वो होता है जब उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है, अल्प प्राण कहते हैं। बात समझ आ गया। अल्प प्राण का जो कोड है, याद करने का जो कोड है उसको याद करके रखिएगा, 135 याद करके रखिएगा। और इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएंगे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
य, र, ल, व, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, तो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। और यहाँ पे महाप्राण में जब अधिक मात्रा में वायु निकलता है तो महाप्राण होता है। महाप्राण की संख्या कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। अब 24 हो जाती है, और इसमें जो 100 उसमें व्यंजन वाले हैं, उसमें व्यंजन वाले 100, 100 और 100, ये वाले 100 जो है ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को याद करके रख लीजिए। संयुक्त व्यंजन जो है, जब दो अलग अलग व्यंजन, ठीक है, जो दो अलग अलग व्यंजन होने पर अपना रूप बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन के यहाँ आपको साइड में चार्ट दिखा देते हैं, ये देख लीजिए किससे किससे मिल के बनता है, ये सबसे बड़ी बात है। क और स मिल के कछ बनता है, त और प्लस र मिल के त्र बनता है, और स और प्लस र मिल के स्र बनता है, और ज प्लस इ मिल के ज्ञ बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा, साइड में आप देख लीजिए। ठीक, अब आता है अयोगवाह। अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ठीक, इनकी संख्याएं मतलब इनकी जो भेद पूछा जाएगा तो आप 3 बता सकते हैं, लेकिन ऐसे तो आप मान लीजिए कि 2 बताएंगे। अनुस्वार और अनुनासिक, विसर्ग भी होता है। ठीक है, विसर्ग भी होता है। जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे रंक, पंख और अंग, ये सब क्या होंगे, अनुस्वार हो जाएंगे। अनुनासिक उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते हैं मुख और, ठीक है, नासिका दोनों से वायु निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, हंस हो गया, पाँच हो गया, ये सब जितने भी हैं वो अनुनासिक हैं। ठीक, बात समझ आ गया। मैं एक एक लाइन बता दिया हूँ, और साइड में आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एक चीज़ मैं कट करके यहाँ पे लगा दूंगा, साइड में आप देख सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ है जो कि आपका मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ एक चीज़ आपको छोड़ दिया गया था, जो आपके यहाँ पे सघोष है ना, सघोष, सघोष में आपका अंतस्थ व्यंजन भी आता है, अंतस्थ व्यंजन भी आ जाता है, याद रखिएगा। ह इसी में आके जुड़ जाता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये एक एक मैं लाइन 1 शॉट में पूरा ख़त्म कर दिया हूँ, और एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है, और अच्छे से आप यहाँ पे अब तक मैं जो भी बताया हूँ आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ये जो भी मैं कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप उस चीज़ को कमेंट करिए, अगली बार और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैं इतना बताया हूँ पूरा चैप्टर में ख़त्म कर दिया, एक एक लाइन करके। आपका जो क्वेश्चन है ना कहीं से छूट नहीं सकता है। और जो बात है यहाँ पे कि मैं लिखा हुआ था तो मैं एक एक करके कट करके यहाँ पे लगा दूंगा कि साइड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि ये जो अभी मैं मेरा है जो ये ना जो बताया हूँ ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कहेगा, मैं इस पे से आपको एकदम चुनिंदा क्वेश्चन जो हाल ही फिलहाल में कहीं ना कहीं पेपर में हुए होंगे वो चीज़ मैं लेकर आऊँगा, और यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊँगा प्रीवियस ईयर वाला। बात समझ आ गया। तो यहाँ आप देख लीजिए अच्छे से कि यहाँ तक वीडियो आपने देखा होगा तो बहुत अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक, और ऐसे ही आगे मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा, और यहाँ जो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक, तो आप एकदम देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और 1 शॉट में खत्म हो गया। सीयूटी वाले ध्यान से सुन लीजिए, सीयूटी वाले जितने भी छात्र हैं वो एकदम इसको नोट्स बना के, और इसका जो आपका पीडीएफ है ना वो एकदम लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। बात समझ आ गया। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।